तो आइए बच्चों, क्या हाल चाल है। तो तैयार हैं पूरी तरह से रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए? बताइए। आइए, रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर जो है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या फिर किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड से हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए आज का क्लास जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। रिलेशन एंड फंक्शन का वेटेज जो सीबीएसई का है वो मुश्किल से 5 से 6 नंबर का है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दोनों टॉपिक मिला करके 10 नंबर का वेटेज दिया गया है। तो इससे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है कि रहता ही रहता है, इसलिए ये 5 मार्क्स हमको एग्जाम में दे सकता है। तो इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक है। तो चलिए, रिलेशन एंड फंक्शन है क्या? ये थोड़ा अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसमें कैलकुलेशन कम होता है, लॉजिकल बातें ज़्यादा होती है। तो हमको अपना लॉजिकल पावर जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अब है क्या, ये टॉपिक जो है ये 11th क्लास से कोरिलेटेड है। ठीक, 11th क्लास में दूसरा टॉपिक अगर आप देखे होंगे तो उस टॉपिक का भी नाम यही है, रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी भाषी लोग जो हिंदी जानना चाहेंगे तो रिलेशन का हिंदी क्या होता है, संबंध होता है, और फंक्शन का हिंदी फलन होता है। संबंध एवं फलन नाम से आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक है। तो आइए, अगर आप 11th क्लास में नहीं भी पढ़े हैं ये टॉपिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं वो सारा चीज़ बता दूंगा जिस चीज़ की आवश्यकता होगी 12th क्लास के टॉपिक को समझने में। इसलिए अगर आप 11th क्लास में नहीं भी पढ़े हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपके अभिषेक सर है ना, आपको पूरी तरह से समझा देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के चलेंगे। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जहाँ आपको दिखे कि ये नोट करने वाली चीज़ है तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आइए, अब मैं प्रारंभ करता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट्स है वो आपका है सेट। आइए, सेट किसको कहते हैं? जिसको हिंदी भाषी लोग समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए, लिटरली मीनिंग लिया जाए, तो इसका लिटरली मीनिंग होता है कलेक्शन। कलेक्शन का हिंदी होता है संग्रह। तो संग्रह किसका? कोई भी वस्तु का जो सुपरिभाषित हो। तो किसी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को आप कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे आपको कह दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, तो वेल डिफाइंड है कि सर जो खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल है उसी का हमको कलेक्शन करना है। आपको कह दिया विलियम शेक्सपियर के सभी नोवेल का कलेक्शन कीजिए, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी नोवेल को विलियम शेक्सपियर ने लिखा होगा उसी का कलेक्शन करना है। लेकिन आपको कह दिया कि मोटे व्यक्ति का संग्रह। अब मोटे व्यक्ति का कोई डिफिनेशन है नहीं कि किसको हम मोटा व्यक्ति कहेंगे। ऐसा कोई डिफिनेशन है क्या कि जिसके पेट का डायमीटर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा आप उसको मोटा कहेंगे, और जिसके पेट का डायमीटर 50 सेंटीमीटर से छोटा होगा उसको आप पतला कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है। तो मोटे व्यक्ति का संग्रह अगर कोई कहता है, मोटे व्यक्ति का कलेक्शन, वो सेट नहीं है। पतले व्यक्ति का कलेक्शन, वो सेट नहीं है। तेज छात्रों का कलेक्शन नहीं, तेज छात्रों का कलेक्शन भी सेट नहीं है, क्योंकि तेज छात्र का कोई डिफिनेशन नहीं है कि जो 3 घंटा से अधिक पढ़ता होगा उसको तेज छात्र कहेंगे और जो 3 घंटा से कम पढ़ता होगा उसको कमज़ोर छात्र कहेंगे। नहीं, तेज छात्रों के संग्रह को सेट नहीं कर सकते हैं, कमज़ोर छात्रों के संग्रह को भी सेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कह दे कि 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का कलेक्शन करना है, बिल्कुल, तो वो सभी स्टूडेंट का कलेक्शन हो पाएगा जिस स्टूडेंट का एडमिशन 12th क्लास में होगा। तो 12th क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन एक सेट है, जबकि 12th क्लास के मोटे स्टूडेंट का कलेक्शन कह दे तो वो सेट नहीं है। 12th क्लास के सुंदर लड़कियों का संग्रह कह दे तो वो सेट नहीं है, क्योंकि सुंदरता का भी कोई स्केल नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक, किसी के लिए रूपा सुंदर है और दूसरे के लिए अनामिका सुंदर है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सुंदरता का कोई
पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं, कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए सुंदर लड़कियों के संग्रह को हम सेट नहीं कहेंगे। तो आइए, तो आई होप कि आप सेट समझ गए होंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है लिखने का, ठीक, लिखने का दो तरीका है। आज हम उस दोनों तरीका को देखेंगे। पहला तरीका जो सेट को रिप्रेजेंट करने का है वो है आपका रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। आइए, जैसे कह दे कि सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन। सप्ताह के 7 दिन खूब अच्छा से डिफाइंड है सर, 7 दिन, इसलिए सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन वो सेट है। अब उसी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में दिखाना है तो हम दिखाएंगे कैसे? कैसे दिखाएंगे? बस संडे, सप्ताह के 7 दिन का नाम लिख दीजिए, संडे आपका, उसके बाद क्या आ गया? मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया ना। तो ये सेट को लिखने का कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म में करते क्या है सर? उस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, अवयव हिंदी में, ठीक। तो जो जो एलिमेंट आता है उसको मंझली ब्रैकेट के अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं? कोमा दे करके प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग लिख दिया जाता है। एक भी एलिमेंट छूटे नहीं, सारे एलिमेंट को लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म। आपको कह देगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वॉवेल का कलेक्शन क्या एक सेट है? यस सर, वॉवेल खूब अच्छी तरह से डिफाइंड है। वॉवेल किसको कहते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू को क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। तो उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बस करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका क्या हो गया? वॉवेल का कलेक्शन हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में कोई पूछता है आपको कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रोस्टर फॉर्म यूज़ किया जाता है उसमें कैसे लिखते हैं, तो आप उसको बताइए कि रोस्टर फॉर्म में उस सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट को कोमा के द्वारा अलग अलग करके लिख दिया जाता है। सारे एलिमेंट को लिखना अति आवश्यक है। आइए, दूसरा मेथड आपका क्या है सेट को रिप्रेजेंट करने का? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हिंदी में इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण विधि से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इसको देखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलिए, जैसे यही सेट है आपको, है ना, यही सेट आपका है, क्या कहता है? सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन ना, सप्ताह के 7 दिनों का कलेक्शन। ये यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो इसमें देखिए, लिखने का तरीका क्या है। अगर आपका ये सेट ए है और ये सेट बी है, अभी हम दोनों सेट को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सीख लीजिए, काफ़ी आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसमें, या फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक, प्रतीकात्मक रूप। हिंदी में बोले तो प्रतीकात्मक रूप, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक। यानी इसमें एक सिंबल के द्वारा लिख दिया जाता है। आइए, करते क्या है, आपका जो सेट है उस सेट के एलिमेंट को मान लेते हैं x या y, आपका जो मन हो मानने का मान लीजिए। उसके एलिमेंट को मान लेते हैं x। अब x मान लेने के बाद क्या करते हैं, उस एलिमेंट का जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी मतलब कि सर ऐसा प्रॉपर्टी जो उस सेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई कर दे, वैसा प्रॉपर्टी उसका खोज करके निकालिए। तो सर ये क्या है? ये क्या है? सप्ताह के 7 दिनों के नाम है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x क्या है? सप्ताह के 7 दिनों के नाम हैं। 7 दिनों के नाम है, 7 दिनों के नाम है। x such that x is the name of days of week ना, 7 दिनों का नाम है। चलिए, तो हो गया, यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ लिखा है। अब अगर सेट बी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? चलिए,
सिंपल है। यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ हम y ही मान लेते हैं, y सच दैट y क्या है, यानी इस सेट के अंदर आने वाला जो एलिमेंट है उसको आपने क्या मान लिया, y। तो चलिए, तो y क्या है, y आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। तो यहाँ लिख दीजिए y सच दैट y क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। हिंदी में लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अल्फ़ाबेट का वॉवेल स्वर है। ठीक, हिंदी भाषी लोग इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपका ए और बी। तो आपने देखा कि सेट को दो तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रोस्टर फॉर्म में सेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट को कोमा के द्वारा अलग अलग करके लिख दिया जाता है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट को अज्यूम कर लिया जाता है कि वो x है या फिर y है या फिर जो भी मानने की मर्जी हो वो मान लीजिए, वो मान लेते हैं। उसके बाद उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी जो उस सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जब हम सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख गए हैं तो उसके बाद अब हम जानते हैं सबसेट। सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट, सबसेट को जानना पसंद करेंगे। जैसे अभी आपका दो सेट हम लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 और एक सेट बी ले लेते हैं 2 3 4। आइए सबसेट को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। अभी हमारे सामने दो सेट दिख रहा है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और 4 और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है आपका 2 3 और 4। अभी हम देख क्या रहे हैं सर, सेट बी में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट सेट ए में है, सेट बी में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट सेट ए में है, जबकि सेट ए में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट सेट बी में नहीं है। तो किसी भी तो सबसेट कहते किसको हैं? तो कोई दो सेट आपके पास ऐसा हो, दो सेट, ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और ये दोनों सेट इस तरह से हो कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो, तब ये जो सेट बी है ये सेट ए का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है ना। ठीक, दो सेट ए और बी इस तरह से है कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में उपस्थित है, तब ये जो आपका सेट बी है आप इसको क्या कहेंगे? सेट ए का सबसेट कहेंगे। यानी बी इज द सबसेट ऑफ, ये जो है सबसेट का संकेत, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो अब आप काफ़ी आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं, अगर दो सेट हमारे पास इस तरह से है कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है, तो सेट बी को सेट ए का क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। आइए सबसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय, उप समुच्चय। तो ये आपका बी जो हो गया ए का क्या है? सबसेट है। जैसे अभी हम लेते हैं ए में ले लेते हैं आपका ए ई आई जी एच एफ ओ यू, और बी ले लेते हैं ए ई आई ओ यू। अभी आप देखिए तो सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है ना, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है, इसलिए यहाँ भी क्या है? बी आपका ए का सबसेट, यहाँ भी बी क्या है? ए का सबसेट। तो सर यदि दो सेट इस तरह से हो कि दो सेट ए और बी इस तरह से हो कि बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो, तो आप बी को ए का क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। चलिए, तो सबसेट के बाद आइए हम लोग जानते हैं अब सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हम दो सेट लेते हैं, आपका एक है आपका 1 2 3 और एक सेट बी है
ये है आपका A, B। इस दोनों सेट का हम लोग क्या निकालने वाले हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए, A क्रॉस B निकालना है। तो A के जगह पे जो है सबसे पहले उसको अच्छे से सीखना है। आप इसको समझने का प्रयास करें तो काफ़ी अच्छे से समझेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, सेट A के जगह पे जो है उसको रख दीजिए 1 2 3, और सेट B के जगह पे क्या है? A B, है ना। चलिए, करते कैसे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है? क्या सर 1 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को B से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं करना। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ जो है आपका पेयर बनता है। क्या बनता है? पेयर, ऑर्डर पेयर बनेगा। 1 के साथ A का पेयर बनाइए, फिर 1 का किसके साथ पेयर बनाइए? B के साथ पेयर बनाइए, फिर 2 का A के साथ पेयर बनाइए, फिर 2 का B के साथ पेयर बनाइए, फिर 3 का A के साथ पेयर बनाइए, फिर 3 का किसके साथ पेयर बनाइए? B के साथ। 3B हो गए। तो यही आपका क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा सर, A क्रॉस B तो आप निकाल दी आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम है। 1 का A के साथ बना, फिर 1 का B के साथ, 2 का A के साथ, फिर 2 का B के साथ, 3 का A के साथ, फिर 3 का B के साथ है। अब सर अगर कोई B क्रॉस A कह दिया निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? चलिए देख लेते हैं। B क्रॉस A, तो सबसे पहले क्या करना है? B के जगह पे जो आपका सेट है वो उसको रख दीजिए, A B। A के जगह पे जो है उसको रख दीजिए 1 2 3, है ना। अब चलिए, ये आपका क्या हो गया? A के साथ 1 का पेयर बनेगा A1, फिर A के साथ 2 का पेयर बनाइए A2, इसी तरह से करना। फिर A का पेयर किसके साथ? 3 के साथ, फिर B के साथ 1 का पेयर, फिर B के साथ किसका पेयर? 2 का पेयर, फिर B के साथ किसका पेयर? 3 का पेयर। तो B के साथ 3 का पेयर बन गया। तो ये आपका A क्रॉस B है, ये आपका B क्रॉस A। अच्छा, कोई पूछेगा कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालें, A क्रॉस B और B क्रॉस A, क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं, A क्रॉस B बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? A क्रॉस B जो है वो आपका B क्रॉस A के बराबर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, इसका कार्डिनल नंबर कभी कभी पूछ देता है कि ज़रा बताओ तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, या फिर कार्डिनलिटी क्या है। ठीक, तो आप यहाँ क्या बोलोगे? इसका कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, मतलब इसके अवयवों की संख्या, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल है, इस बात की जानकारी लेना चाहता है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 3। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट। अच्छा, A क्रॉस B का कार्डिनल नंबर पूछ दे तो कितना बोले हुए? तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, अगर आपको ये पता हो ना कि A में कितना एलिमेंट है और B में कितना एलिमेंट है, तो आप फट से बता दो बिना निकाले कि A क्रॉस B में कितना एलिमेंट हो। कैसे? 3 × 2। तो आज से याद रखिएगा कि A क्रॉस B में जो एलिमेंट की संख्या होती है वो A में एलिमेंट की संख्या गुना B में एलिमेंट की संख्या के बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो A में नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू B में नंबर ऑफ एलिमेंट के क्या होता है? इक्वल होता है। तो चलिए, A क्रॉस B में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है? 6। और B क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? ये भी सर 2 × 3 कितना? 6। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं ना? तो चलिए, ये आपका A क्रॉस B में भी 6 है और B क्रॉस A में भी कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि सर A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A नहीं होता है, लेकिन A क्रॉस B में जितना एलिमेंट होगा B क्रॉस A में भी उतना ही एलिमेंट होगा। तो ये आपका था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आज हम लोगों को जो जानना है वो रिलेशन है।
आप देखें अगर तो रिलेशन कोई नई बातें नहीं है आपके लिए, रिलेशन बहुत पुरानी बातें हैं। आप बचपन से ही इस चीज़ को समझते आ रहे हैं कि आपका रिलेशन पापा के साथ है, आपका रिलेशन मम्मी के साथ है, पापा और मम्मी के बीच रिलेशन है, चाचा और चाची के बीच रिलेशन है, नाना और नानी के बीच रिलेशन है। हर किसी के साथ कोई ना कोई आपका रिलेशन होता है। तो रिलेशन कोई नई बातें नहीं है आपके जीवन में। देखा जाए तो रिलेशन बहुत ही पुरानी बातें हैं। आप बचपन से ही इस चीज़ के साथ बिल्कुल फैमिलियर होते आए हैं। लेकिन आज बातें आ गई है मैथमेटिक्स में रिलेशन का बात करने की। मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है सर। जैसे ये लाइन है और ये भी लाइन है, हम पूछेंगे आपको कि ये ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइन, इस दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है। तो आप संभवतः, हमको लगता है कि आप जवाब दे दोगे कि इस दोनों लाइन के बीच रिलेशन जो है वो किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर का। दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अब बोलेंगे इस दोनों लाइन के बीच कौन सा रिलेशन है, तो आप कहेंगे पैरेलल का रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अब पूछेंगे इस दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, तो आप कहेंगे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इंटरसेक्शन का रिलेशन है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। आपको हम पूछेंगे कि 2 और 4 के बीच कौन सा रिलेशन है, तो आप सिंपल सा कहेंगे कि 2 का 2 गुना होता है 4। तो 2 गुणे का संबंध है 2 और 4 के बीच। तो 2 4 से संबंधित है, कैसे, 2 गुणे 2 टाइम्स है इसलिए। तो चलिए, तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा रिलेशंस होते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग समझते हैं इसको, मैथमेटिकली इसको इंटरप्रेट करेंगे। जैसे आपका सेट ए है और आपका सेट बी। आइए, सेट ए जैसे है आपका 1 2 3 और सेट बी है आपका 2 3 4, है ना। 1 2 3 और 2 3 4 हमने 2 सेट लिया है। कितना सेट लिया, 2 सेट। अब इस दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार कर दीजिए। 1 2 3 क्रॉस 2 3 4। अभी अभी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखे हुए हैं ना। चलिए कैसे करते हैं। 1 का पेयर लगेगा सबके साथ, 1 के साथ 2 का पेयर लगेगा, 1 के साथ 3 का पेयर लगेगा, फिर 1 का 4 के साथ पेयर, फिर 2 का किसके साथ, 2 के साथ, फिर 2 का किसके साथ, 3 के साथ, फिर 2 का किसके साथ, 4 के साथ पेयर लगेगा ना। तो ये आपका पेयर हो गया। फिर थोड़ा सा और बचा हुआ है, 3 का किसके साथ, 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ पेयर लग जाएगा। 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ, ये आपका पेयर हो गया। तो ये आप क्या निकाले, ए क्रॉस बी। अब हम एक रिलेशन लेते हैं 2 नंबर के बीच कि रिलेशन जो है ए कोमा बी है सच दैट ए रिलेटेड टू बी इफ। रिलेशन को इसी तरह से हम इंडिकेट करेंगे आर से, ठीक। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए कोमा बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी इफ ए बराबर बी। कहता है कि आपका रिलेशन ए का बी के साथ तब होगा जब ए क्या हो, बी के बराबर हो। यानी ये दोनों एलिमेंट जो है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप रिलेशन में क्या लिखोगे, आप रिलेशन में लिखो क्या 1 2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है सर। तो इसको लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। हम उसी को लिखेंगे जिसमें ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ लिख दिया गया ए बराबर आपका क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। 1 3 भी नहीं होगा, 1 4 2 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। और तो कुछ भी नहीं हो, बस 2 ही बातें आ गई, 2 2 और 3 3। सिर्फ यही रिलेशन जो है आपका, सिर्फ यही रिलेशन जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, 2 2 3 3। तो चलिए, ये आपका रिलेशन था। अब आप देखिए तो ये रिलेशन जो आया, आपने जो ये रिलेशन लिखा, ये रिलेशन का जो 2 एलिमेंट है, इस रिलेशन में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में है। ये दोनों एलिमेंट ए क्रॉस बी में। एक काम कीजिए, हम इसको R1 मान लेते हैं। अब एक और रिलेशन हम लेकर के देखते हैं, R2 जैसे ले लिए, R2 ए कोमा बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी इफ, बोल दिया ए लेस देन बी,
ए बी से क्या है, छोटा है, तब बताइए तो R2 में क्या सब आ जाएगा, ए यानी पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो बताइए R2 में आप क्या क्या लिखेंगे। तो सर पहला एलिमेंट तो 1 2 से छोटा है तो 1 2 आ जाएगा, हाँ। और क्या 1 भी 3, यहाँ भी 1 3 से छोटा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। 1 3 1 4 भी आ जाएगा सर, 1 4 आ जाएगा। फिर देखिए तो 2 3 आ जाएगा, फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए, 2 3 हो जाएगा। फिर 2 4 भी हो जाएगा सर, और क्या हो जाएगा 2 4, फिर 3 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बड़ा हो गया है, ठीक। यहाँ 3 4, हाँ 3 4 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से क्या है, छोटा है, तो 3 4 आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, R2 हो गया। अब जरा आप गौर करें दोनों रिलेशन पे, R1 पे भी और R2 पे भी। तो आपका ये R1 और R2 जो आया है, R1 का एलिमेंट भी देखो और R2 का एलिमेंट भी देखिए, दोनों का एलिमेंट A क्रॉस B में लाई कर रहा है कि नहीं। लाई करना मतलब उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। R1 का एलिमेंट 2 2 3 3 ये दोनों मिल रहा है इसमें। R2 का एलिमेंट, सारा एलिमेंट आप देखो तो इसमें मिल रहा है, 1 2 भी यहीं से आया है, 1 3 भी यहीं से आया है, 1 4 भी यहीं, यानी सारा का सारा एलिमेंट इस A क्रॉस B में एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुम जरा याद करो, अभी हम आपको बताए थे सबसेट का डिफिनेशन कि अगर B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A में है तो इस B को A का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो इसका मतलब सर R1 का प्रत्येक एलिमेंट इस A क्रॉस B में है तो R1 भी क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। R2 का प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए R2 भी क्या है, A क्रॉस B का सबसेट। इस तरह से आप कितना भी रिलेशन लिखिए वो सारा रिलेशन क्या होगा, वही A क्रॉस B का सबसेट होगा। A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट। तो आज से हम एक बात याद रखेंगे कि अगर आपका रिलेशन सेट A से सेट B तक, सेट A से सेट B तक डिफाइंड है, सेट A से सेट B तक डिफाइंड है, तो आप उस रिलेशन को परिभाषित कर सकते हैं किस रूप में, A क्रॉस B के उप समुच्चय के रूप में। तो बस आज के बाद से यही तो याद रखना है, रिलेशन और कुछ नहीं, रिलेशन A क्रॉस B का ही क्या है, उप समुच्चय, सबसेट है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर आपका रिलेशन फ्रॉम A टू B डिफाइंड है तो आप उस रिलेशन को क्या कहोगे, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक। इफ योर रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B देन रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे। अब आज के बाद से इस चीज़ को अब भूलेंगे नहीं। ये सबसेट का डिफिनेशन, सबसेट का सिंबल है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब एक बात, जैसे हम R1 है, R1, अब कोई कह दे कि इस रिलेशन का, R1 का फर्स्ट रिलेशन का आप डोमेन निकालिए, इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन। तो इस रिलेशन का डोमेन पूछे तो बस डोमेन लिखने के लिए, किसी भी रिलेशन का डोमेन लिखने के लिए उसमें जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है, उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लीजिए, उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ सर दो ही ऑर्डर्ड पेयर है ही, तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ 2 और ये क्या आपका 3 हो गया। रेंज, आइए रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज, तो रेंज कुछ नहीं, रेंज होगा वो सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। इस रिलेशन का रेंज क्या हो जाएगा, 2 3। ये भी डोमेन भी 2 3 आ गया, रेंज भी क्या आ गया, 2 3। आइए अगर हमको इस रिलेशन का डोमेन लिखने के लिए कहें, इस रिलेशन का डोमेन, तो डोमेन कौन कौन हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होगा। तो चलिए 1 और कौन, 2 और कौन, 3। तो फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 3। ये नहीं कि अब 1 3 बार आ रहा है तो 3 बार 1 लिख देंगे, नहीं, आ कौन कौन रहा है हमको ये चुन करके लिखना है। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3।
फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन आ रहा है इसको चुन करके लिख देना है। आइए रेंज लिखना है। इस रिलेशन का रेंज कैसे लिखोगे? रेंज लिखना होगा तो चलिए, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ हम एक काम करते हैं, ऊपर लिख देते हैं रेंज। क्या हो जाएगा इसका? तो रेंज इसका हो जाएगा 2। सेकेंड नंबर पे देखिए कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। हर ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड पोजीशन पे कौन कौन आ रहा है? 2, 3 और 4। तो चलिए रेंज आपका क्या हो गया? 2, 3 और 4। तो डोमेन निकालने के लिए सीख गए और रेंज निकालने के लिए भी सीख गए। और रिलेशन क्या होता है मैथमेटिकली हम उसको भी डिफाइन कर दिए कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने देख लिया सेट किसको कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड देखा, सबसेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। इसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के मदद से रिलेशन को भी डिफाइंड किए। तो पिक्चर का मेन हिस्सा भी बाकी है जो अगले लेक्चर से प्रारंभ होगा, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के क्लास में मैक्सिमम चीज़ जो थी वो 11th क्लास की थी। आई होप कि आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।